फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जिन्हें किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तब वो कहते हैं शुक्र है ये लोग शांत हो गए हैं। तो क्या ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं? पर इन्हें देखकर लग नहीं रहा। एक बच्चा काफी ज्यादा शांत लग रहा है और ये दूसरे वाला थोड़ा शैतान लग रहा है। तो इस शांत से बच्चे का नाम यूनो है और इस शरारती बच्चे का नाम आस्था है। और तब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे होते हैं और यहाँ चर्च के पास आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है, एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, सो प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। पर सिस्टर लिली उसे मना कर देती है और हम देखते हैं आस्था बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता। और तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था के एक पंच मारती है और फिर आस्था से माफी मांगने लगती है। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी नहीं मानता और तब हम देखते हैं यूनो अपने मैजिक से उसे रोक देता है। और तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तब यूनो कहता है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तब आस्था गुस्से में कहता है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम मुझे ये कह रहे हो? तब यूनो कहता है, आस्था सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती है इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था यूनो को लड़ने के लिए कहता है पर यूनो मना कर देता है। और तब नैश कहता है, रहने दो आस्था, तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। और तब आस्था कुछ करने की कोशिश करने लगता है। तब नैश कहता है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे एज का कोई लड़का मैजिक भी नहीं यूज कर पाए। तब आस्था कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम उससे तमीज से बात करो। तब नैश कहता है, बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और तुम तो कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। तब आस्था कहता है, तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाना ही होगा। और हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज करने लगता है और दूसरी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखा रहा होता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं फादर ओवरसी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, यूनो ही इस चर्च की एक लौती उम्मीद है। और यहाँ सिस्टर लिली आस्था से कहती है, बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है और जब तुम्हें ग्रिमोर मिल जाएगी तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जब मैं ग्रिमोर हासिल कर लूंगा तब मैं मैजिक नाइट्स ज्वाइन करूंगा और फिर विजार्ड किंग बन जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना यूनो? तब यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है जिससे आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए कहता है, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। और यहाँ सिस्टर लिली यूनो को आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है और सोचती है यूनो हमेशा से रोता रहता था, जख्मी जिस आस्था के साथ घर वापस आया उस दिन से वो पूरी तरह बदल गया और उसके बाद से मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। और अब मुझे याद आया उस दिन से ये दोनों ही बदल गए हैं और आस्था भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापस आने लगा। पता नहीं वो वहाँ जाकर क्या करता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है, मैं विजिट किंग बन के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा। और दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है। और तब हमें बताया जाता है मार्च में जब डैंडलियन के फूल हवा में उड़ने लगते हैं तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम में सारी जगह 15 साल से बड़े बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रिमवॉर टावर बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रिमवॉर मिल सके जिसकी मदद से वो अपनी मैजिकल पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ ग्रिमवॉर टावर के अंदर आस्था सोचता है, एक बार जब मुझे ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और तब मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। तब यहाँ कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं, हमें यकीन नहीं होता ऐसे बच्चे भी 6 मंथ्स में मैजिक नाइट्स का एग्जाम देंगे। सिर्फ नोबल फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज में इतनी ताकत होती है जो कि इस एग्जाम को पास कर सके और उनमें से एक तो कोई मैजिक भी नहीं यूज कर सकता और ये पूरी कंट्री में इकलौता ही होगा जो कोई मैजिक ही नहीं यूज कर सकता। और तब वहाँ ग्रिमवॉर टावर का मालिक आ जाता है और वो सबको वहाँ आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और वो कहते हैं, हमारे एरिया से ना तो कोई आज तक विजिट किंग बना है और ना ही मैजिक नाइट्स में किसी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचा है। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से कोई एक किसी दिन विजार्ड किंग बन जाए और अब तुम्हारे ग्रिमवॉर लेने का टाइम आ चुका है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रिमवॉर मिल जाती है। और तब यहाँ आस्था कहता है, क्या मेरी ग्रिमवॉर कहीं लेट हो गई है? तब उस टावर का मास्टर कहता है, तुम अगले साल ट्राई करना। जिसे सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं और यूनो की ग्रिमवॉर अचानक से चमकने लगती है और सब सभी लोग देखते हैं वो एक 4 लीफ
क्लोवर ग्रिमोर होती है। तब फादर कहते हैं ये तो वही ग्रिमोर है जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। तब सिस्टर लिली कहती है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और गुड लक है। तब यूनो कहता है सभी लोग सुन लो, अगला विजार्ड किंग मैं बनूंगा। और सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। तब आस्ता गुस्से में कहता है तुम बस इंतजार करो यूनो, बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता कॉम्पिटिटर हूँ। तब यूनो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ आस्ता कह रहा होता है मुझे लगा था जब मुझे ग्रिमवॉल मिल जाएगी तब मैं मैजिक यूज कर पाऊंगा, पर अब तो देखो मुझे कोई ग्रिमवॉल ही नहीं मिली। और रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा किस्मत, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा, चाहे इसमें मुझे 100 साल ही क्यों न लग जाए। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ग्रिमवॉल नहीं मिल जाती। और मैं विजार्ड किंग बन के ये साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी औसम बन सकता है, चाहे वो एक गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यों ना हो। और तुम मेरा इंतजार करना यूनो। और यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा यूनो से जेलस होकर उस पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं यूनो बिना अपने ग्रिमवॉल को यूज किए उसके अटैक को काट देता है। और तभी हम देखते हैं दीवार से चीख निकलने लगती है और वो दोनों बच्चे चीखने लगते हैं। और तब एक पर्सन कहता है मैं तुम्हें इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता, और हाँ इसे खोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों के मैजिक और उनके मूवमेंट्स को रोक देता है। तब यूनो पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। तब रेफची कहता है मैं एक मैजिक नाइट था पर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ग्रिमवॉल ले रहा हूँ। तब यूनो कहता है तो तुमने अपना नाम रेफची बताया है तो तुम इतना तो जानते ही होगे ना कि ग्रिमवॉल को चुराना बेकार है। तब रेफची कहता है मैं जानता हूँ, ग्रिमवॉल को बस वही यूज कर सकता है जिसे ग्रिमवॉल ने खुद चुना हो, पर ब्लैक मार्केट में इस ग्रिमवॉल की बहुत कीमत है। चाहे 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें चुना हो पर तुम अभी भी बच्चे हो और आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम्हारे गले में ये नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तब हम देखते हैं आस्था भी वहाँ आ जाता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और कहता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, आखिरकार तुमने यूनो की ग्रिमवॉल क्यों पकड़ी हुई है, तुम एक चोर हो। तब रेची कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे ग्रिमवॉल नहीं मिली है। तब आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर वो ग्रिमवॉल सिर्फ उसके ट्रू मास्टर के पास होनी चाहिए, तो यूनो को वो वापस दे दो। तब रेफची कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तुम मुझे रोकोगे, और अपना मैजिक यूज करने लगता है। और तब यूनो उसे भागने के लिए कहता है पर आस्था रेफची की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही उसे पंच मारने लगता है रेफची की चेन्स आस्था को रोक लेती हैं। पर हम देखते हैं वो चेन्स आस्था पर जानलेवा हमला करती है। तब आस्था सोचता है तो ये सारे मैजिक यूजर्स ये सब कुछ कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी फिजिकल ट्रेनिंग के बावजूद मैं इसे हरा नहीं सकता। तब रेफची आस्था पर हंसने लगता है। तब आस्था कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं एक दिन विजार्ड किंग बनकर रहूंगा। तब रेफची कहता है मैं इन चीज की मदद से किसी की भी मैजिकल पावर का पता कर सकता हूँ और तुम्हें देखो तुम्हारे अंदर मैजिक का एक खतरा भी नहीं है, तो शायद इसी वजह से तुम्हें कोई ग्रिमवॉल नहीं मिली है। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और तुम्हारे पास देखो तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तो तुम तो बहुत प्रीशियस हो। तब आस्था सोचता है अगर ये सच है तो चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूं न कभी मैजिक नहीं यूज कर पाऊंगा। तब रेफची कहता है विजार्ड किंग बनना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इस कंडीशन पर बहुत हंसेगा। इस दुनिया को तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक लूजर हो। तब आस्था सोचता है ये सच कह रहा है, मैं चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूं पर इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मुझे हार मान। और तभी हम देखते हैं यूनो कहता है आखिरकार तुम किसे लूजर कह रहे हो, आस्था ये सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि असलियत में विजार्ड किंग मैं बनूंगा, पर तुम आस्था के बारे में गलत हो रेफची, आस्था कोई लूजर नहीं मेरा राइवल है। और तब आस्था उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं रेफची डरने लगता है। तब आस्था कहता है जरा रुको यूनो, मैं इसे अभी मजा चुकाता हूँ। और तो भी हम देखे हैं आस्था के पास 5 लीफ क्लोवर आ जाती है। तब यूनो कहता है मुझे पता था आस्था तुम्हें ग्रिमवॉल जरूर मिलेगी, और हम देखते हैं आस्था की ग्रिमवॉल से एक तलवार बाहर आने लगती है। तब रेफची कहता है पर तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं थी, तो आखिरकार ये ग्रिमवॉल तुम्हें कैसे मिली। और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर के 3 लीव्स फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं और 4th लीफ के अंदर गुड लक होता है और लास्ट में 5th लीफ क्लोवर जिसके अंदर
डेविल रहता है। और हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आस्था और यूनो भाग रहे होते हैं और यूनो भागते भागते गिर जाता है और रोने लगता है। और तब आस्था उसे उठाते हुए कहता है, तुम ऐसे मत रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। और वो दोनों पहाड़ी की ओर भागने लगते हैं। और तब यहाँ वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी करके मेरे लिए ऐसा खाना बनाना। तब सिस्टर लिली कहती है, एक्चुअल में ये खाना फादर ने बनाया है, तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगे? और तब आस्था उस बात से चिढ़ जाता है। तब यूनो से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टर लिली किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था कहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और यहाँ सिस्टर लिली उन दोनों को पहले विजार्ड किंग की कहानी सुना रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे फर्स्ट विजार्ड किंग ने एक डीमन को हराकर शांति स्थापित की। तब यहाँ अगले दिन आस्था सिस्टर लिली से विजार्ड किंग के बारे में पूछने लगता है। तब सिस्टर लिली उसे बताती है, विजार्ड किंग एक टाइटल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया है। ये विजार्ड किंग की पावर ही है जिसकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है और वो किंग के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तब आस्था कहता है, तो फिर तय हो गया, अगला विजार्ड किंग मैं बनूंगा। जिसे सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब सिस्टर लिली के पूछने पर आस्था बताता है, क्योंकि विजार्ड किंग ने डीमन को हराया था तो इसका मतलब वो जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल होंगे। मैं बस बड़ा होके उनकी तरह बनना चाहता हूँ और अगर मैं एक बार विजार्ड किंग बन गया तब मैं आप सबकी लाइफ को इजी बना पाऊंगा और मैं इस बेकार सी चर्च को ठीक करवा दूंगा। और जब मैं एक बार विजार्ड किंग बन जाऊंगा तब आप मेरे साथ शादी कर लेना। पर सिस्टर लिली उसे फिर से मना कर देती है। तब हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और आस्था अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब आस्था कहता है, सिस्टर लिली मैं आपकी मदद कर देता हूँ और फिर आप मुझसे बाद में शादी कर लेना। पर हम देखते हैं सिस्टर लिली फिर से मना कर देती है और तब आस्था फिर से रोते रोते जिद करने लगता है। और यहाँ यूनो बच्चों को संभाल रहा होता है। तब आस्था कहता है, मैं इसे संभालता हूँ, एक फ्यूचर विजार्ड किंग के लिए ये कितना ही मुश्किल होगा। और हम देखते हैं आखिर में सिस्टर लिली ही उसे चुप करवाती हैं। पर तभी फादर वहाँ आ जाते हैं और यूनो और आस्था में से किसी एक को एक काम करने के लिए कहते हैं और आस्था ये काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तब फादर वो काम यूनो को करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है तो मैं इसे आस्था को नहीं दे सकता, तो चुपके से ये काम तुम कर लो। मुझे सा के विलेज के मेयर से मिलना होगा क्योंकि हमें सर्दियों के लिए खाना चाहिए। तब यूनो उस लेटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब रेखा आस्था से कहती है, तो अगर तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते तो कम से कम लकड़ियाँ ही काट दो, आखिरकार तुम कुछ तो काम आओ। जिससे आस्था चिढ़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं एक बार ऑनर एक पर्सन के पास पैसे ना होने की वजह से उसे बाहर निकाल देता है, पर तभी यूनो वहाँ से गुजरता है और उसके पेंडेंट को देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है। हाँ, यूनो उस लेटर को सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है। तब वो पर्सन यूनो को रोक लेता है और यहाँ सिस्टर लिली यूनो की फिक्र कर रही होती है। तब वो पर्सन यूनो को मारकर उसका पेंडेंट ले लेता है और यूनो रोते रोते अपना पेंडेंट वापस मांग रहा होता है और अपने मैजिक को यूज करने लगता है। तब वो पर्सन कहता है, अगर तुम इस बेकार से स्पेल से मेरे साथ लड़ोगे तो मारे जाओगे। पर तभी हम देखते हैं आस्था आके उस आदमी के ऊपर कूद जाता है पर वो आदमी उसे दूर फेंक देता है। पर आस्था फिर भी उस आदमी को नहीं छोड़ रहा होता और वो आदमी बार बार आस्था को मार रहा होता है। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी हार नहीं मान रहा होता, जिससे तंग आकर वो आदमी उस पेंडेंट को वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है और आस्था नीचे गिर जाता है और यूनो उससे माफी मांगने लगता है। तब आस्था कहता है, तो मेरी इतना चिंता मत करो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में यूनो सोच रहा होता है, तुमने हमेशा वो किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ रेवची कह रहा होता है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं था तो तुम्हारे पास ये ग्रिमवॉर कैसे आई, आखिरकार तुम हो क्या? और तब रेवची अपनी चेन से आस्था के ऊपर हमला करने लगता है पर आस्था अपनी तलवार से उसके मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिकल पावर ना हो पर मैं फिर भी विजार्ड किंग बन के रहूंगा और कभी हार
हार ना मानना यही मेरा मैजिक है। और उसे दीवार में पटक देता है और कहता है मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है, तो आखिरकार वो आज मेरे काम आ ही गया। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनो आस्था से माफी मांग रहा होता है। तब आस्था कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं विज़र्ड किंग बनके तुम्हें और बाकी सबको बचाऊंगा और तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सभी को ये प्रूफ कर दूंगा, चाहे आप गरीब हो या फिर अनाथ, आप फिर भी विज़र्ड किंग बन सकते हैं। कोई भी ये कर सकता है अगर कोई पूरी शिद्दत से करना चाहे, चाहे वो मैं हूँ या फिर तुम। और तब यूनो अपने आंसुओं को पोंछकर कहता है अब से मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैंने सोच लिया है मैं भी विज़र्ड किंग बनूंगा और मैं भी स्ट्रांग होके तुम सभी को बचाऊंगा ताकि मैं तुम सभी की जिंदगियों को अच्छा बना सकूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और यहाँ प्रेजेंट में आस्था यूनो को अपनी ग्रीम वॉर दिखा रहा होता है। तो यूनो कहता है तो तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया और एक दिन मैं इस उधार को जरूर चुका दूंगा। आस्था क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? और तब हमें वो प्रॉमिस दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं। तब आस्था कहता है मुझे तो लगा था तुम भूल चुके होगे। तो यूनो कहता है वो तुम थे आस्था जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए तब वो दोनों कहते हैं हम विज़र्ड किंग बनने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। और यहाँ हम देखते हैं एक डीमन शहर पर हमला कर देता है और तब एक विज़र्ड आकर उसे हरा देता है। और हमें बताया जाता है कि जब एक डीमन की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी पर खतरा था तब एक अकेले विज़ार्ड ने आकर पूरी इंसानियत को बचाया था और तब उसे विज़र्ड किंग का दर्जा दिया गया और तब वो एक लेजेंड बन गया। और तब हमें आज के क्लोवर किंगडम का विज़र्ड किंग दिखाया जाता है जो कि पूरे क्लोवर किंगडम में शांति बनाए रखता है। और तब हमें बताया जाता है मैजिक नाइट्स में विज़र्ड्स की 9 स्क्वाड्स हैं और वो सारी विज़र्ड किंग के अंडर आती हैं और ये सभी मिलकर अपनी कंट्री को सेफ रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और एक बर्ड उसे बार बार घूर रही होती है। और तब आस्था अपने ग्रिम वॉर को पकड़कर कहता है चाहे मेरे पास कोई मैजिक नहीं है तो फिर क्या हुआ, मैं फिर भी ऊंचाइयों को छूऊंगा। और वो फिर से अपने तलवार को पकड़कर ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है मुझे पूरा यकीन है कि यूनो भी अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं हट सकता। तब हमें बताया जाता है कि आस्था मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है जो कि अब से 6 मंथ्स बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में होगा। और यहाँ यूनो भी तैयारी कर रहा होता है और कहता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। और तब यहाँ ग्रीमोर टावर में फादर कहते हैं यूनो का तो मुझे समझ आ रहा है पर क्या आस्था को भी इस एग्जाम में अलाउ करना सही रहेगा। तब ग्रीमोर टावर का ओनर कहता है अगर वो करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे साथ और भी यहाँ के बच्चे थे पर लगता है वो लोग एग्जाम देने से डर गए हैं। पर फादर फिर से बार बार वही सवाल पूछ रहे होते हैं और ग्रीमोर टावर का ओनर सेम आंसर दे रहा होता है और कहता है अब मुझे समझ आया कि अगर आस्था रॉयल कैपिटल चला जाएगा तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। तब फादर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है कि आस्था फेल होने वाला है तो फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का क्या पॉइंट, और बाकी बच्चे भी तो उसे बहुत मिस करेंगे और तुम दोनों मुझे ऐसा देखना बंद करो। तब सिस्टर लिली कहती हैं मैं भी उन्हें मिस करूंगी पर उन्हें अपने अपने रास्ते पर जाने देना चाहिए। तब ग्रीमोर टावर का ओनर कहता है तुम इस तरह सोचो अगर यूनो जीत भी जाएगा तो आस्था हार कर तो वापिस ही आ जाएगा। तब फादर खुश होकर कहते हैं आप सही कह रहे हैं, चाहे यूनो चला जाएगा पर आस्था तो हमारे पास वापिस ही आ जाएगा। और अब आस्था की ग्रीमोर के बारे में बात करते हैं। तो क्या आपको सच में लगता है कि वो एक ग्रीमोर है क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। तब ग्रीमोर टावर का ओनर कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और सोचता है 5 लीफ क्लोवर, ये बहुत अजीब बात है। और यहाँ आस्था ट्रेनिंग करते हुए चर्च की तरफ जा रहा होता है और आस्था को देखकर यूनो भी भागना शुरू कर देता है। तब वो दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। तब आस्था पूछता है हम दोनों में से फर्स्ट कौन आया। तब डैश कहता है यूनो तुमसे थोड़ा ज्यादा फास्ट था। तब आस्था कहता है चलो देखते हैं चर्च के अंदर पहले कौन जाता है। तब यूनो
आस्था को हवा में उड़ा देता है और कहता है मैं जीत गया। और यहाँ आस्था नींद में विजिट किंग बनने के सपने देख रहा होता है। रात को यूनो और आस्था के जाने से पहले एक पार्टी रखी होती है और तब आस्था फादर को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तब फादर कहते हैं ये अकेले तुम्हारे लिए नहीं है और वैसे तो ये यूनो के लिए ही है, क्योंकि यूनो ही सिर्फ इस एग्जाम को पास करेगा। एग्जाम में फेल होने के बाद शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम पास हो जाओगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तब आस्था कहता है ये सारी बातें आप यूनो को भी कहोगे ना? तब फादर मना कर देते हैं। तब आस्था कहता है ये गलत बात है, मैं एक दिन विजिट किंग बनूंगा और तब मैं सिस्टर लिली से शादी करने वापस आ जाऊंगा। तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था के एक पंच मारती है और सभी को खाना खाने के लिए कहती हैं और अगले दिन वो सभी आस्था और यूनो को अलविदा कहने लगते हैं। तब नैश कहता है इतनी चिंता मत करो, आस्था बहुत जल्द वापस आने वाला है। पर अगर तुम किसी तरह मैजिक नाइट में एंटर हो गए तब मैं भी विश्वास कर लूंगा कि इस दुनिया में सपने पूरे होते हैं और मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ। तो क्या पता किसी दिन मैं भी मैजिक नाइट बन जाऊँ। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब सिस्टर लिली सोचती हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं और जब से मैं आस्था से मिली हूँ वो हमेशा से पूरे फुल एनर्जी में रहता था। और बताती हैं कि आस्था पहले से ही ऐसा ही था। और सिस्टर लिली सोचती हैं और यूनो भी आस्था की वजह से स्ट्रांग बन गया। बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और यहाँ हमें बताया जाता है कि गर्मियों में आस्था और यूनो ने रॉयल कैपिटल की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है ताकि वो मैजिक नाइट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके। और रॉयल कैपिटल हेज विलेज से काफी दूर है। तब आस्था कहता है पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी और क्या पता हम विजिट किंग से भी मिल पाएं। तब यूनो कहता है उन्हें मिलने से पहले हमें सबसे पहले मैजिक नाइट एग्जाम पास करना होगा। तब आस्था भागते हुए कहता है मुझे जल्दी पहुंचकर विजिट किंग बनना है। तब यूनो कहता है चाहे तुम जितनी मर्जी जल्दी वहां पहुंच जाओ, पर इसका विजिट किंग बनने से कोई लेना देना नहीं है। और तब आस्था सपनों में विजिट किंग बनके सिस्टर लिली को साथ घुमाने ले जाता है और उस चीज की एक्टिंग कर रहा होता है। तब यूनो कहता है क्या तुम मैजिक के बिना उड़ भी सकते हो? तब आस्था कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी ग्रिमोर की मदद से ये सब कुछ कर लूंगा। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंच जाते तब तक हम ट्रेनिंग करते हैं। और तब वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं पर आस्था हार नहीं मान रहा होता, पर यूनो उसे रोक देता है। और तब वो दोनों आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों का मिलजुल कर सामना करने लगते हैं। और तब हमें बताया जाता है बहुत लंबी जर्नी के बाद आस्था और यूनो आखिरकार क्लोवर किंगडम की रॉयल कैपिटल के पास पहुंच गए और वहां मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम उनका इंतजार कर रहा था। और इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें बहुत सारे पावरफुल अपोनेंट्स के साथ लड़ना होगा। और इसी के साथ क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अलग अलग चीजों को देखकर आस्था बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। तब यूनो कहता है ये जगह हमारे विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तब आस्था कहता है तो ये विजिट किंग का कैसल है। तब यूनो कहता है शायद किंग भी वहाँ रहते हैं। तब आस्था कहता है तो इसका मतलब एक दिन ये कैसल मेरा होगा। तब यूनो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये मेरा होगा। और आस्था कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ रहने के लिए जगह दे दूंगा। और तब वो दोनों कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तब यहाँ चर्च में नैश कहता है आस्था के बिना ये जगह कितनी शांत लग रही है। तब सिस्टर लिली कहती है वो लोग अब तक रॉयल कैपिटल पहुँच चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तब नैश कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तब आस्था कहता है आखिरकार ये एग्जाम हो कहाँ रहा है? तब यूनो कहता है शायद ये यही हो रहा है, पर आखिरकार तुम खा क्या रहे हो? तब आस्था कहता है ये ग्रेड पर्पल स्नेक्स हैं, तो क्या ये तुम भी खाना चाहते हो? पर यूनो मना कर देता है और वो दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ सभी लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को चीयर कर रहे होते हैं और वहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स की ग्रिमवॉल को देखकर नंबर दिए जा रहे होते हैं और यूनो की ग्रिमवॉल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पर यहाँ बहुत सारी बर्ड्स घूम रही होती हैं। तब एक पर्सन बताता है ये फेमस एंटी बर्ड्स है, जितनी ज्यादा कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स होंगी उतनी ज्यादा बर्ड्स तुम्हारे पास आएंगी। और तब वो देखते हैं यूनो के आसपास एक बर्ड भी नहीं होती। और तब आस्था कहता है हम में से कोई एक विजिट किंग बनेगा। तो यही वो जगह है जहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। और हम देखते हैं आस्था के आसपास बहुत सारी एंटी बर्ड्स होती हैं जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। और तब आस्था एक आदमी से टकराता है।
तब आस्था सोचता है आखिरकार ये कौन है। इसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक किलर है और इसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। आखिरकार ये मेरी एज का कैसे हो सकता है। पर रुको, हमें किसी बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। और कहता है एक्चुअल में तुम अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हो। लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किलों के साथ कटी है। और तब वो आदमी आस्था के सिर को पकड़कर कहता है लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। और तब वहाँ उसके साथी उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तो एक लड़की कहती है ये तो बहुत फेमस पिनरल रोल केस है जिसके पास बहुत ज्यादा रेयर स्पेशल मैजिक है। तब एक पर्सन कहता है ये तो बस अपनी जॉब को छोड़कर फ्लर्ट ही करता रहता है। और ये दूसरा है गॉर्डन एग्रिपा और इसके पास हैक्स मैजिक है। और तब फिनरल कहता है बस करिए, एक मैजिक नाइट स्कॉट कैप्टन एक एग्जाम के कैंडिडेट को नहीं मार सकता। तब एक पर्सन कहता है स्कॉट कैप्टन, इसका मतलब ये है द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामी शुकिहिरो। तब एक लड़की कहती है क्या ये वही यामी है जो कि ब्लैक बोर्ड्स का कैप्टन है। इस स्क्वाड ने तो हर जगह बस नुकसान ही किया है। तब कुछ लोग कहते हैं मैं तो कभी इस स्क्वाड में नहीं जाना चाहूंगा। तब आस्था सोचता है मैं तो गलत आदमी से भिड़ गया और अपने सिर को छुड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं एग्जाम होने के लिए फायरवर्क्स होने लगती हैं। तब यामी कहता है लगता है तुम्हें सेकंड चांस मिल गया है तो इसमें कुछ करके दिखाना, नहीं तो तुम्हें मैं वापिस आकर मार डालूंगा। जिसे सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तब वहाँ एक पर्सन आस्था से उसका हाल पूछता है और अपना नाम सैकी ब्रोंजाजा बताता है। तब आस्था भी उसे हेलो कहता है और अपना नाम बताता है। और तब हम देखते हैं सभी स्क्वाड कैप्टन्स वहाँ आ जाते हैं। तब यूनो कहता है आखिरकार ये लोग कौन है। तब आस्था कहता है ये असली मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स हैं। और तब हमें सभी स्क्वाड कैप्टन्स के बारे में बताया जा रहा होता है। और तब वहाँ सबसे बेस्ट स्क्वाड का कैप्टन आता है जिसका नाम विलियम वेंजेंस होता है। तब हमें बताया जाता है कि सभी नए स्क्वाड कैप्टन्स की पावर 100 मेजिस के बराबर है और इन्हीं में से किसी एक को नया विजिट किंग बनाया जाएगा। तब आस्था विजिट किंग को ढूंढ रहा होता है। तब सैके कहता है विजिट किंग इतने छोटे इवेंट में नहीं आएंगे। सभी कैप्टन्स को एक साथ देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुने, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। और तब वो अपने मैजिक से हवा से एक पेड़ को नीचे बुलाते हैं जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला झाड़ू देता है। तब आस्था और यूनो सोचते हैं तो इसका मतलब ये वो इंसान है जो कि विजिट किंग बनने के सबसे ज्यादा करीब है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं तो चलो अब एग्जाम को शुरू किया जाए। अब थोड़ी देर बाद सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 के 9 आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम सभी आप में से कुछ कैंडिडेट्स को अपनी अपनी स्क्वाड्स में इनवाइट करेंगे। अगर आपको कोई एक स्क्वाड चूज करती है तो आप वहां जाएंगे, पर अगर आपको एक से ज्यादा स्क्वाड चूज करती है तब आपकी मर्जी होगी कि आप किस स्क्वाड में जाना चाहते हैं। पर अगर आपको किसी स्क्वाड कैप्टन ने नहीं चुना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलो, तो अब पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना होगा। जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही इसे आसानी से कर पाएगा। पर यही एक आसान सा जरिया है जिससे मेजेस ट्रैवल करते हैं। और अगर आप इतना ही नहीं कर पाए तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पर तब हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हवा में उड़ पा रहे होते हैं और यूनो बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ पा रहा होता है और यहाँ आस्था कुछ नहीं कर पा रहा होता और सभी स्क्वाड कैप्टन्स इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तब क्रिम्सन लायन कैप्टन फ्यूगोलियन वर्मिलियन सोचते हैं अगर इसके पास कोई टैलेंट भी ना हो पर फिर भी इसे कम से कम फ्लोट तो करना चाहिए। तब सैकी कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होगा, उसके बाद तुम इसे आसानी से कर पाओगे। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और यहाँ हम देखते हैं सिल्वर ईगल के स्क्वाड कैप्टन नोजर सिल्वा एक लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा है रॉयल्टी को ये एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है और ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसी बेकार सी हरकतें करना बंद करो। तब वो लड़की कहती है मैं समझ गई ब्रदर नोजेल। तब कैप्टन नोजल कहते हैं वैसे भी तुम्हारी एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं
आस्था किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं कर पा रहा होता, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो अब हम इस एग्जाम का आखिरी राउंड शुरू करेंगे, जिसमें आपको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तुम सभी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना एक पार्टनर चुनकर अपने ग्रिमवॉर्ड की मदद से लड़ाई करनी होगी। एक नाइट के तौर पर हमें लड़ना आना चाहिए, तो हम वही देखना चाहते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, जब तक एक हार नहीं मान जाता या फिर लड़ ना पाए, तब तक ये एग्जाम चलता रहेगा। और जो लोग जख्मी होंगे उनके लिए हीलिंग मैचेस यहीं पर है, तो फिर इसलिए पूरी शिद्दत से लड़ना। तब आस्था सोचता है, क्या ये लास्ट टास्क है? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब मुझे शो ऑफ करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ना होगा। तब सेके आस्था से लड़ाई करने के लिए मान जाता है। तब उनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तब आस्था कहता है, तो चलो हम अपनी पूरी जान लगा दें ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। तब सेके उसके पास आकर कहता है, इतना हार्ड ट्राई करना बंद करो, तुम तो बस एक बेकार से चूहे हो जो कि गलत जगह आ गया है। मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम यहाँ तक आए और अब तुम मेरी मैजिक नाइट्स में एंटर करने में हेल्प करोगे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बीता। तो चलो फिर तुम्हें जल्दी से हराए ताकि तुम आराम से अब घटिया से विलेज वापस जा सको। तब एक पर्सन सोचता है, इसने तो एक वीक अपोनेंट को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है। और तब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो सेके कहता है, तो चलो स्टार्ट करे आस्था, और अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और सोचता है, तो आपको ये कैसा लगा कैप्टन्स? ये टेक्निक किसी और के मैजिक से बचाती भी है और मैजिक बुलेट्स को फायर भी करती है। ये उसके बेकार से अटैक्स को बड़े आराम से टैकल कर लेगी और जब वो पूरी तरह से थक जाएगा तब मैं इसकी मदद से उस पर हमला करूंगा। और कहता है, चलो आस्था, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो? तब सभी लोग आस्था को देखकर कह रहे होते हैं, काश मैं इस लड़के के साथ लड़ पाता, इसकी तो ग्रिमवॉर्ड भी बहुत बेकार है। तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक भी यूज कर सकता है? और मुझे नहीं लगता ये किसी स्क्वाड में सिलेक्ट भी होगा। तब आस्था कहता है, मैं आ गया। और हम देखते हैं वो अपनी फुल स्पीड से आकर सेके के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय बिताने के लिए मैजिक नाइट ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उससे भी बड़ा गोल है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ। तब यहाँ यूनो सोचता है, ये नहीं हराएगा तुम्हें आस्था, मैं हराऊंगा। तब कुछ लोग कहते हैं कि ये सच में ये सब कुछ कर सकता है, आखिरकार ये है कौन कि ये सच में विज़र्ड किंग बनना चाहता है? तब यहाँ फिंडरल कहता है, बाकी टास्क के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगा था इसके पास इतनी पावर होगी। तब यामी कहता है, ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, मुझे तो लगता है इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और सोचते हैं, तभी मैं सोचूं कि उस टाइम पर मुझे इसमें से कोई मैजिकल पावर क्यों नहीं सेंस हुई, और ये फिर भी कह रहा है कि ये विज़र्ड किंग बनेगा, क्या मजाक की बात है। और यहाँ हम देखते हैं बाकी कंटेस्टेंट्स भी आपस में लड़ने लगते हैं और तब एक पर्सन यूनो को लड़ने के लिए बुलाता है और वो यूनो से कहता है, चाहे तुम्हें 4 लीफ क्लोवर ने चुना हो पर तुम कोई रॉयल्टी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा स्टेटस ऑफ पावर हमसे कितना नीचे है। अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी दूंगा अपने विलेज में सुनाने के लिए, तो चलो तैयार हो जाओ। और तब वो अपने मैजिक से एक लाइटनिंग बॉल बना के यूनो पर हमला कर देता है और तब यूनो अपने विंड मैजिक से एक टोर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं वो पर्सन भी उस टोर्नेडो में फंस जाता है और हम देखते हैं यूनो जीत जाता है। और तब शाम को कैप्टन विलियम कहते हैं, अब ये एग्जाम खत्म हो चुका है, जब आपका नंबर आए प्लीज आगे आ जाना। तब ब्लू रोज कैप्टन शार्लेट कहती है, अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी बारी में हाथ उठाता है तब आप उसकी स्क्वाड में जा सकते हैं और आप मना भी कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा कैप्टन हाथ उठाएं तो ये आपकी मर्जी होगी कि आपको कहाँ जाना है। और तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, और अगर कोई भी कैप्टन हाथ ना उठाए तो आपको यहाँ से जाना होगा। तब हम देखते हैं सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा होता है, जिसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं और बाकी बाहर जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं जूनो को वहाँ बुलाया जाता है और हम देखते हैं उसकी बारी में सारे कैप्टन हाथ उठा लेते हैं, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो कमाल हो गया, ये सभी लोग इसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो आखिरकार ये है मेरा राइवल। तब यूनो सोचता है, मुझे उस स्क्वाड को चुनना चाहिए
जिससे मैं बहुत जल्द विजिट किंग बन सकूं। और तब वो कैप्टन विलियम की स्क्वाड गोल्डन डॉन को चुनता है। और तब हम देखते हैं आस्था का नंबर आ जाता है और हम देखते हैं आस्था की बारी में कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता, जिसे देखकर आस्था शॉक हो जाता है और सभी लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, पर कोई भी किसी ऐसे को अपनी टीम में नहीं लेगा जिसकी पावर के बारे में किसी को कुछ ना पता हो, क्योंकि आखिर में सभी कैप्टन्स मैजिकल पावर्स ही ढूंढ रहे हैं। और तब कैप्टन यामी सभी को अपनी पावर दिखाने लगते हैं और आस्था के पास पहुंच जाते हैं। उनकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एक स्क्वाड कैप्टन की मैजिकल पावर ये होती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है तो तुम किसी को नहीं चाहिए, और यही रियलिटी है। और जैसे कि तुमने पहले कहा कि तुम एक विजिट किंग बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें हम सारे 9 कैप्टन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अब मेरे सामने खड़े होकर क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम विजिट किंग बनोगे, चाहे तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है? क्या तुम फिर भी यही सोचते हो? तब आस्था कहता है ठीक है, चाहे मुझे आज मैजिक नाइट ज्वाइन करने का मौका ना मिले, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। मुझे चाहे ये जितनी मर्जी बार करना पड़े, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विजिट किंग नहीं बन जाता। तब कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं ओ लड़के, तुम मुझे पसंद आए तो चलो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर वो और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में आने का मौका दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये कोई आसान बात नहीं होगी। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे, तो तैयार रहना। और जब हम ये सब कुछ कर लेंगे और तब तुम जाकर विजिट किंग बन जाना। और तब आस्था को अपनी जर्नी याद आने लगती है और वो खुश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट नहीं होते उनको वापस भेज दिया जाता है। और तब आस्था यूनो से कहता है अब तुम गोल्डन डॉन में हो और मैं ब्लैक बुल्स में, तो अब से हमारी रियल बैटल शुरू होती है। पर हम देखते हैं तभी आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तब उसे देखकर सैके सोचता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे लोअर रैंक मैजिक स्क्वाड मिली है जिसका नाम ग्रीन प्रेंट मैंटिस है। और तब सैके अपनी मैजिक से एक पॉइजन लिजर्ड बुलाता है और उसे आस्था के पास भेजने लगता है। पर तभी हम देखते हैं यूनो अपने विंड मैजिक से उस लिजर्ड को पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब सैके कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। तो यूनो कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम आस्था के साथ लड़ने के काबिल नहीं हो। और तब सैके वहाँ से चला जाता है और तब आस्था बाहर आ जाता है और वो दोनों अपनी अपनी जर्नी के रास्ते निकल जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, तुम तो पहले दिन ही मुझे वेट करवा रहे हो। और आस्था को सिर से पकड़ लेते हैं और फिर थिंडरल को अपना मैजिक यूज करने के लिए कहते हैं। तब आस्था पूछता है आखिरकार ये क्या है? तब कैप्टन यामी कहते हैं क्योंकि तुम मैजिक से फ्लाई नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीख लेना चाहिए। और रुको, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। और हम देखते हैं वो आस्था को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं और तब वो सभी लोग ब्लैक बुल्स बेस के बाहर पहुंच जाते हैं। तब आस्था जेट खोलकर कहता है मैं हेज विले से आस्था हूँ और मैं आज से ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। और हम देखते हैं वहाँ एक धमाका होता है और आस्था दूर जाकर गिरता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हारा स्वागत है सबसे बेकार मैजिक नाइट स्क्वाड में, दी ब्लैक बुल्स। गोल्डन डोन का एक पर्सन यूनो से उसका नाम पूछता है और अपना नाम क्लाउस लूनेक्स बताता है और कहता है ना ही तुम कोई रॉयल हो ना ही नोबल, तुम तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हो। पर फिर भी कैप्टन वेंजर्स ने तुम्हें ज्वाइन करने दिया, आखिरकार वो सोच क्या रहे थे? अब इस बात पे घमंड मत करना कि सभी कैप्टन से तुम्हारे बारे में हाथ खड़ा किए थे, वो बस एक एग्जाम था और तुम इतनी जल्दी गोल्डन डॉम में एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे। तब यूनो कहता है चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने आप को प्रूव कर दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं आस्था फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है पर एक फायर बॉल उसे फिर से बाहर फेंक देती है। और यहाँ हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर्स में दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, पर आज से
मैं भी इनमें से एक हूँ। तब आस्था कहता है, मैं आस्था हूँ हेज विलेज से, और एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तब एक लड़की कहती है, मैं अगली बार कभी किसी बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक नहीं करूंगी। और तब एक फायरवॉल फिर से आस्था के पास आकर गिरती है, और तब वो लड़की और एक लड़का आपस में बहस करने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब कैप्टन यामी दीवार पर मुक्का मार के कहते हैं, सभी लोग रुक जाओ। तब सभी लोग कैप्टन यामी से टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगते हैं और उनसे अपने अपने मतलब की चीजें मांगने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, पर अब चुप हो जाओ। तब कैप्टन यामी आस्था को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, ये छोटा सा लड़का दूसरा न्यू मेंबर है। तब आस्था कहता है, मेरा नाम आस्था है और मैं हाज विलेज से हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तब फिनरल कहता है, ये है गॉर्डन अग्रिप्पा, ये चाहे डरावना दिखता हो पर ये अच्छा इंसान है। और दूसरी है वेनेसा एनोटेका, जब ये दारू पी लेती है तब ये बस लड़ती रहती है, पर ये एक अच्छी इंसान है। तब वेनेसा कहती है, तुम इतने छोटे विलेज से मैजिक नाइट बन गई, तुम्हें तो एक स्पेशल ट्रीट मिलनी चाहिए। तब आस्था सोचता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं सिस्टर लिली से प्यार करता हूँ। और तो फिनरल कहता है, और ये अगला है लक बोल्टिया, ये बस लड़ने की बातें करता रहता है। और तो वो आस्था को लड़ाई के लिए बुलाता है। और तब एक पर्सन आस्था को अपनी बहन के फोटो दिखाकर कहता है, इससे दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब फिनरल कहता है, इसका नाम गोश एगली है और ये अगली चामी पेपिटसन है, इसे तो बस खाना पसंद है। और ये ग्रे है, मुझे नहीं पता ये कैसा है पर अच्छा इंसान है। और ये लास्ट में मैग्ना सिंह है, ये गुंडा है पर एक अच्छा इंसान है। और मैं हूँ फिनरल रोलकिस और ये है ब्लैक बुल के कैप्टन यामी शुकिहिरो। तब यामी कहते हैं, यहाँ पर और भी मेंबर्स है, पर या तो वो मिशन पे है या फिर आराम कर रहे हैं। और तब आस्था जोर जोर से थैंक यू कहने लगता है। तब यामी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं, इसे इसका काम बता दो पर इसे मारना मत। तब मैग्ना कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी हेज विलेज से आया है और मुझे तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक भी महसूस नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो। मुझे नहीं पता तुमने क्या मैजिक करके यामी को मनाया है, पर ये ब्लैक बुल रोब्स तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने आप को प्रूफ करोगे। तब आस्था उसे पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब मैग्ना कहता है, चलो फिर देखे तुम ब्लैक बुल्स के कितने काबिल हो। तब बाहर जाके मैग्ना कहता है, अगर तुम मेरे दिए हुए टास्कों को पूरा करते हो तो तुम्हें ये ब्लैक रोब मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे 5000 सिटअप्स करके दिखाओ। और तब वो आस्था से अलग अलग टास्क करवाने लगता है। तब लक कहता है, चाहे इसके पास मैजिकल पावर ना हो पर इसका फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा है। तब आस्था कहता है, क्या तुम अब कन्विंस हो गए? तो मुझे जल्दी से वो ब्लैक बुल रोब दे दो। तब मैग्ना कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी है पर अभी एक लास्ट ट्रायल बाकी है, अब चाहे तुम जो मर्जी यूज करो। अब या तो तुम्हें मेरे मैजिक को रोकना होगा या फिर डॉच करना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम ब्लैक बुल में आ सकते हो। और तब आस्था अपनी तलवार निकाल लेता है और सभी लोग उनकी लड़ाई को देखने लगते हैं। और तब मैग्ना अपने बैग से अपने फायरवॉल्स को फेंकने लगता है और आस्था इजीली उनको डॉच कर लेता है। और तब मैग्ना अपनी और ज्यादा पावर लगाकर फायरवॉल को फेंकता है। तब हमें बताया जाता है कि आस्था के ब्रेन ने बहुत जल्दी सोच लिया कि अपनी वेल ट्रेन्ड मसल्स, काइनेटिक विजन और एक्सप्लोसिव पावर से आस्था अपनी तलवार से इस मैजिक को चीर सकता है। पर मैग्ना का मैजिक आस्था के लिए बहुत फास्ट है और अगर वो उसे काट भी देता है तब भी उसकी आग आस्था को जला देगी। और जब आस्था को ये एहसास हुआ तब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया, पर उसकी बॉडी ने हार नहीं मानी और उसके रिफ्लेक्सेस ने एक लास्ट कोशिश की। और तब आस्था मैग्ना की बॉल को अपनी तलवार से बाउंस बैक कर देता है और वो बॉल सीधा मैग्ना के ऊपर जाकर गिरती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब यामी सोचते हैं वो उस मैजिक को कट नहीं कर पाया पर उसने उसे हिट कर दिया, तो इसकी मैजिकल स्वॉर्ड मैजिक को काट भी सकती है और मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तब आस्था सोचता है, मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक को ऐसे हिट भी कर सकता है, ये स्वॉर्ड को बहुत कमाल की है। मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ और आखिरकार ये सोच क्या रहा था कि ये मुझे मारना चाहता था, पर रुको, क्या मैंने इसे मार तो नहीं दिया? तब मैग्ना कहता है, आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे? शुक्र है मैंने सही टाइम पे इसे बेअसर कर दिया, अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं अपने ही मैजिक से मारा जाता। और आस्था को पकड़कर कहता है, तुम तो बहुत कमाल की हो, तुमने मेरे ब्लास्ट को रोका ही नहीं बल्कि वापस मेरी तरफ रिफ्लेक्ट ही कर दिया, मुझे ये बहुत पसंद आया।
और हाँ, तुम्हें विलेज से जज करने के लिए सॉरी, मैं भी रियाका विलेज से बिलोंग करता हूँ। तब आस्था कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। तब मैग्ना कहता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे मैजिक को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, कितनी कमाल की बात है, तुम तो एक असली मर्द हो। और तब सभी लोग आस्था से इम्प्रेस हो जाते हैं और तब मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स की रूप देता है, जिसे देखकर आस्था बहुत खुश हो जाता है। तब वेनेसा उसकी रोब को उसे पहना देती है और उसके हेडबैंड पर भी ब्लैक बुल्स का निशान बना देती है। तो मैग्ना कहता है अब ये ऑफिशियल हो गया है, अब से तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो और ऐसा कुछ मत करना जिससे ब्लैक बुल्स और यामी के नाम पर कीचड़ उछले। तब आस्था जोर जोर से चीखने लगता है और यामी उसे फिर से चुप करवाता है। तब यहाँ एक लड़की सोचती है तो ये नया रिक्रूट है और तब मैग्ना आस्था को उसका रूम दिखाता है। तब आस्था रोते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कभी मेरा रूम नहीं था, चर्च में हम सभी एक ही रूम में सोया करते थे। और तब आस्था रूम की सफाई करने लगता है। तब मैग्ना कहता है आस्था याद रखना तुम्हें लेटर लिखना है, तुम्हें लेटर लिखना है। जो चर्च में तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी, तो उन्हें बताओ कि यह क्या हुआ है और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना। तब आस्था लेटर लिखते हुए सोचता है ये चाहे मेरा फर्स्ट कैसल हो पर ये आखिरी नहीं होगा, मैं बहुत जल्द विजिट किंग बन जाऊंगा और यू नो मैं तुमसे हारूंगा नहीं। और तब क्लाउस यूनो को रूम दिखाते हुए कहता है ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए वेस्ट कर दिया गया है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल तुम्हारी मैजिक नाइट्स की ड्यूटी बताऊंगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता पर अगर कैप्टन ने मुझे ये कहा है तो मुझे ये करना ही होगा। क्या तुम्हें समझ भी आया लड़के? तब यूनो कहता है मेरा नाम यूनो है क्लाउस। तब क्लाउस कहता है मैं तुमसे सीनियर हूँ तो मुझे सर कह के बुलाओ और कल लेट मत होना। और यहाँ हम देखते हैं चर्च में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और तब वहाँ आस्था और यूनो के लेटर्स आ जाते हैं। और तब फादर यूनो का लेटर पकड़ कर रोते हुए कहते हैं मैं जानता था यूनो तुम मैजिक लाइट पे जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरे विलेज में सबको ये बताना चाहिए। तब नैश कहता है आस्था की राइटिंग तो 5 साल के बच्चे की जैसी है, क्या उससे ये लिखा है कि वो वापस कब आ रहा है? तब फादर कहते हैं जब आस्था वापस आएगा तब हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। तब सिस्टर लिली कहती है उससे लिखा है कि वो मैजिक नाइट्स में सिलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो फादर कहते हैं इसका मतलब वो दोनों ही घर वापस नहीं आ रहे हैं, तो चलो मैं विलेज में जाकर सबको ये खुशखबरी देता हूँ। और तब नैश कहता है आखिरकार जो उसने सोचा वो कर दिखाया। और तब आस्था सुबह सुबह उठकर बहुत एक्साइटेड होके बाहर जाके एक दीवार में टकरा जाता है। तब वहाँ मैग्ना आ जाता है। तब आस्था कहता है जैसे कि मैंने कल देखा था उसके हिसाब से तो ये कॉलम यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। तो मैग्ना कहता है ये कल यहाँ नहीं था और हाँ ये बेस अपने आप अपनी जगह बदलता रहता है और तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तो चलो अब मैं तुम्हें पूरा ब्लैक बुल्स का बेस दिखाता हूँ। और तब मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स की अलग अलग जगह दिखाने लगता है और तो वो लोग गलती से बाथरूम में घुस जाते हैं जहाँ यामी बैठा होता है। और तब मैग्ना आस्था को कुछ जानवर दिखाता है और कहता है इन्हें इकट्ठा करना यामी की हॉबी है, तो आज से इनकी केयर करना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इन्हें रोज सुबह शाम खाना खिलाना होगा। और तब आस्था जैसे उन्हें खाना खिलाने लगता है वो आस्था को अपने मुंह में डाल लेता है और तब मैग्ना उसे लाइब्रेरी दिखाने लगता है और तो वो लोग पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। और तो वहाँ एक लड़की आ जाती है। तब मैग्ना कहता है आस्था ये तुम्हारी कलीग है, जे भी इसी साल ज्वाइन की है। तब आस्था उससे हाथ मिलाने लगता है। तब वो लड़की कहती है मुझसे इतनी आराम से बात मत करो, तुम तो एक कीड़े हो जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। मेरा नाम नोएल सिल्वा है और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तब आस्था ये सुनकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है पर रुको, तुम कीड़ा किसे कह रहे हो? हम जब मैजिक नाइट्स है तब हम इकट्ठे हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयल्टी हो या नहीं। तब नोएल कहती है इससे फर्क पड़ता है, लगता है तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। आओ मैं तुम्हें हम दोनों के बीच की मैजिकल पावर का डिफरेंस बताऊं। और तब नोएल अपने मैजिक से आस्था पर हमला करती है पर हम देखते हैं उसका अटैक मैग्ना पर लगता है। तो मैग्ना कहता है तुम्हारे अपने सीनियर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तो नोएल कहती है ये तुम्हारी गलती थी कि तुम वहाँ खड़े थे। तो मैग्ना कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ
तब नोएल कहती है और मैं रॉयल्टी। तब मैग्ना कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयल्टी हो या फिर सिल्वर ईगल्स कैप्टन की लिटिल सिस्टर, और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि यामी ने तुम्हारी जैसी बिगड़ेल बच्ची को ब्लैक बुल्स से आने का मौका दिया। मैं बस इसलिए रुका हुआ था क्योंकि तुम एक लड़की हो, पर अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और तब नोएल ब्लैक बुल्स के रोप को नीचे फेंककर उस टीम को क्विट करने के लिए कहती है और कहती है मैं इस बेकार की स्क्वाड को छोड़कर जा रही हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी वर्स्ट स्क्वाड है और एक रॉयल्टी यहाँ नहीं रह सकती। और तो मैग्ना उसे माफी मांगने के लिए कहता है। तो आस्था कहता है जिस रोप को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की उसे इसने ऐसे ही फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। और तब यहाँ आस्था बाथरूम ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है और उसके ऊपर पानी की एक बॉल गिरती है और तब वो देखता है नोएल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। पर हम देखते हैं जैसे ही नोएल वाटर बॉल फेंकती है वो फिर से आस्था की जाकर लगती है। तब नोएल कहती है जब भी मैं अपना मैजिक यूज करती हूँ तब ये क्यों दूसरी तरफ चला जाता है। तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था वो सच है। और तब कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि तो ये सच है कि सिल्वा फैमिली की सबसे छोटी बेटी अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती। तब नोएल के कजन कहते हैं हमें यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी लड़की जो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती वो हमारी बहन है। तब कैप्टन नोजल कहते हैं मैं इस जैसी लड़की को सिल्वर ईगल्स में नहीं रख सकता। आखिरकार तुम हमारी माँ की जगह क्यों नहीं मर गई? तुम तो एक फेलियर हो। तब नोएल कहती है मैं फेलियर नहीं हूँ और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी। और तब आस्था सोचता है इसके लिए ये सब कुछ काफी मुश्किल लग रहा है। तब नोएल कहती है ओ कीरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सोचती है अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा और आस्था के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगती है। और हम देखते हैं नोएल अपने मैजिक में ट्रैप हो जाती है और उसका मैजिक आसपास तबाही मचाने लगता है जिसे देखकर सारे ब्लैक बुल्स हैरान हो जाते हैं। तब मैग्ना कहता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। तब कैप्टन यामी कहती है अगर हमने इस पर मैजिक से हमला किया तो ये लड़की मारी जाएगी। तो क्या फिंगर तो अपने स्पेशल मैजिक से उसे बाहर निकाल सकते हो? तब फिंगर मना कर देता है। तब यामी कहते हैं कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस मैजिक को काट सके। और तब आस्था उड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और तब यामी आस्था को उस मैजिक को काटने के लिए कहता है। तब आस्था कहता है पर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं तो उड़ नहीं सकता। और तब कैप्टन यामी अपनी यूनिवर्स को खुश करने का कहकर आस्था को ऊपर फेंक देती है और तब आस्था अपनी स्वॉर्ड से नोएल का मैजिक काट देता है और तो वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और फिंगर उन्हें अपने मैजिक से बचा लेता है। तब नोएल सोचती है अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब आस्था कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा मैजिक कितना पावरफुल है? ये तो बहुत कमाल की बात है, मैं तो तुमसे जेलस हो गया। मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, पर अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं तुमसे हारूं नहीं। तो मैग्ना कहता है तो तुम बस अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती तो तुम्हें ये मुझे पहले कहना चाहिए था। रॉयल फेलियर क्या तुम जानती नहीं ये ब्लैक बुल्स है, ये पूरी स्क्वाड फेलियर से भरी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है या नहीं। तो सभी लोग नोएल को चीयर करने लगते हैं और वेनिसा उसे मैजिक को कंट्रोल करने की टीचिंग देने का वादा करती है। तब आस्था कहता है तो चलो हम दोनों इकट्ठे मिलके अपना बेस्ट दें। तब नोएल उसका हाथ पकड़ कर कहती है तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और इसी के साथ एपिसोड